हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही थी हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज के साथ में इस मंथ में मैंने एक और सब्जेक्ट आपका ऐड किया है और एक अलग डिफरेंट 31 डेज सीरीज चलेगी और 31 डेज में कंप्लीट 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ में मैं काउंट कर रहा हूँ। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में 31 डेज सीरीज में आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर दूंगा, 31 डेज इनफ है और जैन मंथ के 31 को आपको क्लोज कर दूंगा इकोनॉमिक्स एफवाई बीकॉम इकोनॉमिक्स डे 1। अब जो बच्चे ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन ना हो। अब कुछ बच्चे आएंगे सर केटी के लिए कितनी डेज की बात करें, एवरेज मार्क्स के लिए कितना सर होना चाहिए, टॉपर्स के लिए कितना होना चाहिए। जिनको 100 मार्क्स स्कोर करना है, पूरा कवर करना है मतलब पेपर, वो 31 डेज सीरीज कंप्लीट फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, कोई इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। कंप्लीट सेशन की मैं बात कर दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स के। सर एवरेज मार्क्स के लिए एटलीस्ट कितने डेज की सीरीज करनी चाहिए? 21 डेज की सीरीज। देखो आराम से चलेंगे 21 डेज की सीरीज, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है, 25 तक जा सकते हो, 21 तक रह सकते हो, मतलब 21 तो लगभग आपको जाना ही पड़ेगा। सर केटी के लिए कितनी, मतलब केटी क्लियर करने के लिए या फिर केटी से बचने के लिए कितने डेज की सीरीज की बात करेंगे, तो वहां भी मैंने बताया था भाई 10 डेज तो मिनिमम आप काउंट करो, 10 डेज करके ही जाना है। उसके ऊपर आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कितना, लेकिन 10 डेज एटलीस्ट करना है केटी से बचने के लिए। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी अभी काफ़ी इनफ टाइम है, काफ़ी पहले मैं आप लोग का सेशन लेके चल रहा हूँ और इजीली आराम से देखो मंथ आपका होगा, जो पेपर होगा मार्च एंड में पेपर होगा, कम से कम बता रहा हूँ। अप्रैल में भी जा सकते हैं बट मार्च एंड में होता ही है। जैन में खत्म कर रहा हूँ भाई, आपका रिवीजन का 2 मंथ क्लियर छोड़ रहा हूँ आपको। और 1 डे 1 क्वेश्चन की बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं, 1 डे 1 क्वेश्चन। तो डे 1 का जो आज का टॉपिक है वो हमारा सबसे इजी टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिक्स मार्क्स वाले टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग मैंने वर्ड यूज़ किया कि भाई काफ़ी आसान भी है, काफ़ी सिंपल भी है। इसके पीछे का रीज़न ये है ना, रीज़न इधर है। रीज़न ये है कि अगर आपने ये कैपिटल बजटिंग का मतलब समझ लिया, कैपिटल बजटिंग क्या होता है मतलब समझ लिया, तो कॉन्सेप्ट मीनिंग जितने अच्छे से समझोगे उतना बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ये टॉपिक आसान उतना बन जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, सेकेंड ईयर में ये टॉपिक से मुलाकात आपकी फिर से होगी, लेकिन अकाउंटिंग में होगी, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनने वाली हैं। क्लियर हो गया? चलिए कैपिटल बजटिंग की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के साथ में समझोगे तो ये मीन्स टॉपिक आपके लिए काफ़ी आसान बनने वाला है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, टोटल जो मेरे पास पैसे पड़े थे 6 लाख रुपए पड़े थे। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब 6 लाख रुपए में मुझे कंप्लीट एक ये स्टूडियो सेटअप करना था, ठीक है, स्टूडियो कंप्लीट सेटअप करना था। अब ये कंप्लीट स्टूडियो सेटअप करने में पूरा मेरे को 6 लाख रुपया लग गया। अब ध्यान रखना कि इसका लिंक नहीं जोड़ना प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से, एक एग्जाम्पल समझाने के पर्पज से मैं ले रहा हूँ ये एग्जाम्पल। कंप्लीट पैसा मैंने लगा दिया भाई इस प्रोजेक्ट में, क्लियर है ना। सेकंड ऑप्शन लेकिन और भी तो आ सकता है भाई कि इस 6 लाख रुपए से मैं कोई और बिजनेस कर सकता था। बिजनेस की बात करूं, सपोज कोई मैंने मशीन खरीद लिया। ऑप्शन सिर्फ सुनो, देखो पहला ऑप्शन था कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस सेटअप कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन था भाई ये पैसे का, ध्यान रखना है, सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज से समझो आप, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा खरीद सकता था, या फिर मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ चलो मोटर कार, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर मोटर कार कहाँ से 6 लाख में आ रही है। एक एग्जाम्पल समझो, ऑटो रिक्शा या फिर कोई भी आप समझो, नॉर्मल एक गाड़ी मैंने लिया है। 3 ऑप्शन आप समझो कि इधर 3 ऑप्शन मेरे पास आए हैं। अब आप बताओ कि भाई ये 3 में से पैसा मैं कहाँ लगाऊं। मेरा पर्पज़ अलग था, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप तो ऑनलाइन क्लास में लगा रहे हो। एक एग्जांपल समझो कि अगर ये प्रॉफिट मोटिव से मैंने ओपन किया होता तो कैसे कॉन्सेप्ट देखा जाता है या फिर सोचा जाता। ये जो मैंने सेटअप किया ये तो अपने भाई मुझे पसंद है टीचिंग करना और साथ में मैं अपनी स्टडी भी कर रहा हूँ,
प्रिपरेशन भी मेरी हो जा रही है, तो काफ़ी हेल्प हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया है। क्लियर है कि नहीं? अब सपोज बट प्रॉफिट के हिसाब से सोचेंगे तो मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ? देखो कौन कौन से चीज़ों को देखूंगा, कौन कौन से फैक्टर को देखूंगा कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि भाई ये तीनों में से, ध्यान से समझना कि भाई प्रॉपर मैं कैसे सोचूंगा, तीनों में से सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई हमारा रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। रिटर्न मेरे को चाहिए मैक्सिमम, ध्यान से समझना है, इधर रिटर्न चाहिए मैक्सिमम। मतलब मैं ऑनलाइन क्लास, एक एग्जांपल समझो, तो भाई ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो एक एग्जांपल समझो कि भाई साल का 1 लाख रुपया निकल रहा है इधर से। मशीन में इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है 80,000 का रिटर्न हो। मोटर कार में इन्वेस्टमेंट किया तो लगभग समझो कि आप 50,000 का रिटर्न हो रहा है। ध्यान से समझना, हर एक चीज़ समझना आपको। रिटर्न फाइनल हो गया सर, रिटर्न के बेस पे तुरंत इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे और भी चीज़ें देखनी भाई। रिटर्न के साथ में रिस्क भी देखना है। रिस्क ऑनलाइन क्लास में मैक्सिमम है भाई, यूट्यूब चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चालू करना है। एग्जाम्पल समझना आप कि भाई चलेगा भी चैनल कि नहीं चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब रिस्क यहाँ पे भाई मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मैक्सिमम है। मशीन में भाई कुछ नहीं, तो 80,000 तो नहीं होगा, बट 80 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं बोलूँगा रिस्क यहाँ पे क्या है, लेस है, और यहाँ पे भी रिस्क क्या है, लेस है। अब ये देखो रिस्क भी देखना पड़ रहा है। क्लियर है कि नहीं? और भी क्या चीज़ें देख सकते हैं सर? कैश इनफ्लो जो मेरा है, मतलब जो पैसा आएगा, ये कंपलसरी है क्या कि भाई 1 लाख हर ईयर आने वाला है? चेंज भी तो हो सकता है। इसमें 80,000 सर पर ईयर का आएगा कि चेंज भी हो सकता है, 50,000 पर ईयर का आएगा कि चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इनफ्लो भी देखना पड़ेगा, और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे लाइफ इसकी देखनी पड़ेगी कि मतलब ये जो मैंने सेटअप किया भाई, ये बोर्ड कितने साल चलने वाला है? लगभग 10 साल चलेगा, 12 साल चलेगा। कितने साल मेरे को बेनिफिट होने वाला है? और सपोज इसके ऑप्शन में मैंने मशीन लिया तो वो कितने साल चलेगा, मीन्स लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। या फिर मोटर कार मैंने लिया तो वो कितने साल देने वाला है मेरे को पैसा, मतलब कितने साल मेरा प्रोजेक्ट चलेगा, मोटर कार चलने वाला है। मतलब ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। और भी चीज़ें देखेंगे भाई, डेप्रीशिएशन भी देखेंगे। डेप्रीशिएशन के साथ में मैं एक्सपेंडिचर भी देखूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है सर कि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि तुरंत रिटर्न को देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई, उसकी मुझे प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। प्लानिंग के बाद मुझे एनालिसिस भी करना पड़ेगा, मतलब इन फैक्टर्स पे भी ज़रा नज़र घुमानी पड़ेगी मेरे को। उसके बाद इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तीनों प्रोजेक्ट में से मेरे को बेस्ट कौन सा लग रहा है, किसमें रिटर्न ज़्यादा है, जिसमें रिस्क भी कम है, जिसमें आगे हमारे एक्सपेंडिचर भी कम हो रहे हैं, जिसका डेप्री कंपेयर टू तीनों में से कम किसमें हो रहा है। मतलब हर फैक्टर को देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा कौन सा जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उनको। अभी तक मैंने वर्ड यूज़ किया, ध्यान रखना, अभी पहले इनको क्लियर करूँ फिर वर्ड पे आते हैं। अभी तक मैंने वर्ड यूज़ किया भाई, पहले प्लान करूंगा, एनालिसिस करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, उसके बाद सेलेक्ट करूंगा बेस्ट प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनना, मीनिंग जितना बेस्ट होगा, मीनिंग का कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, समझना है। समझ गए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 20 मार्क्स आप बोलो, लॉन्ग प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव की जब बात कर लोगे तो मैं ये बोलता हूँ 25 मार्क्स का बेनिफिट ये टॉपिक देगा। इसलिए मीनिंग को रटना नहीं है, समझना है। अब ध्यान से जरा इधर देखो, मैंने बोला भाई प्लानिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड सिलेक्शन के बाद मैं इसमें से सेलेक्ट करूंगा बेस्ट। अल्टरनेट कौन सा है, मतलब तीनों में से मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान रखना, अभी तक मैंने प्रोजेक्ट वर्ड यूज़ किया, भाई ये पहला प्रोजेक्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब इसमें वर्ड मेंशन करो कि जब मैं कैपिटल बस्टिंग की जब बात करता हूँ तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जो पैसा है ना, जो पैसा है भाई, जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये वर्ड आना चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म असेट सुना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे टाइम के लिए सोच रहा हो भाई, 1 साल के लिए थोड़ी सोचा है ये इन्वेस्टमेंट करने का, 2 साल के लिए थोड़ी सोचा भाई, और ज़्यादा 5 साल, 6 साल, 10 साल, वो ऐसा तो फ्यूचर के लिए ही सोचा गया है। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वो हमारे फिक्स असेट में हो रहा है। कौन सा असेट? फिक्स असेट्स, या फिर आप बोल सकते हो ना लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट में हो रहा है। प्रोजेक्ट का मतलब समझा आपको कि मतलब कैपिटल बस्टिंग क्या है? कैपिटल बस्टिंग सर एक प्रोसेस है। एक क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस? किस चीज का प्रोसेस? प्रोसेस है सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो मैं इन्वेस्ट करूंगा किसी भी फिक्स असेट को परचेज करने के लिए, उसी को बोलेंगे कैपिटल
बस्टिंग। और कैसे होगा सर? जो भी अल्टरनेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको प्लानिंग के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा, इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद सेलेक्ट करूंगा 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कौन सा है उसको सेलेक्ट करूंगा। आई होप हर एक बच्चे को मीनिंग पार्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो जरा नोट्स पे देखते हैं, नोट्स हमारा क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है हमें। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 डे 1 की बात हो रही है। कैपिटल बस्टिंग, व्हाट इज द कैपिटल बस्टिंग, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। क्लियर है? चलिए, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी के कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी आसान बन जाएंगे अगर मीनिंग पार्ट क्लियर है तो। जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है और आई होप हर एक बच्चे को क्लियरिटी मतलब क्लियर दिख रहा होगा। मीनिंग पहला पॉइंट बता रहा है, कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस। अभी तो वर्ड यूज किया था भाई, कैपिटल बस्टिंग हमारा एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो भी किस चीज के लिए सर? फिक्स असेट के लिए। बोले तो डिसीजन इन लॉन्ग टर्म असेट। फिक्स असेट को आप लॉन्ग टर्म असेट बोल सकते हो। अगले पॉइंट की जरा बात करते हैं, क्या लिखा है। कैपिटल बस्टिंग इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग करना है, एनालिसिस करना है, इवेल्युएट करना है एंड देन सेलेक्ट करना है। यही तो चीज़ मैंने बताया भाई। पहले मैं प्लानिंग करूंगा, एनालिसिस करूंगा, इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद सेलेक्ट करूंगा कौन सा ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टिंग द फंड अवेलेबल टू द फर्म। जो भी पैसा मेरे पास अवेलेबल है वो पैसा मैं लगाऊंगा, जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट प्रॉफिट देने वाली है भाई प्रोजेक्ट, उसमें लगाने वाला हूं। द फर्म्स हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज विल हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। 5 अल्टरनेटिव्स हैं, 3 अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से जितना फंड मेरे पास है भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे बेस्ट वाले में पैसा लगाने वाला हूं। नेक्स्ट लाइन, द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग इनेबल टू अस एवेल्युएट द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट। बराबर है कि नहीं है? एंड देयरफॉर कैपिटल बस्टिंग इज नोन एज फिक्स असेट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन और प्रोजेक्ट अप्रेजल। 3 नाम से इसको जाना जाता है, नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। अब जरा डिफाइन देखना, डिफाइन कंपलसरी है क्या सर? लिखना ही है? नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर याद हो जाता है तो लिख देना, नहीं याद होता है तो नहीं लिखना, ये चीज ध्यान रखना। हॉर्नग्रेन का डिफिनेशन है कैपिटल बस्टिंग के रिगार्डिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म सोचना, ये तो मैं पहले ही मेंशन करते आ रहा हूं। फॉर मेकिंग एंड फाइनेंशियल प्रपोज कैपिटल आउटले। क्लियर है? सिमिलर वही चीजें बोल रही हैं। सिग्निफिकेंस, अब पॉइंट्स पे आने से पहले मैं कुछ चीजों को आपको क्लियर करा दूं कि जो बच्चों को डाउट होता है सर कि अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछा, बोले तो 8-7 के पैटर्न में पूछा तो कितने पॉइंट्स लिखने? मीनिंग तो कंपलसरी है, दोनों में लिखना है। मीनिंग चाहे लॉन्ग में पूछे चाहे शॉर्ट्स में पूछे, वो तो लिखना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स यूज होते हैं 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम। 7 लिखना है, मैं बताता हूं क्लियर। उन बच्चों का जो अपने वर्डिंग में लिखते हैं, जो प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, तो उनको 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम जाना है। शॉर्ट में 5 to 6 पॉइंट्स तक जाना है। जिनका परफेक्ट है वो 5 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 7 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। बट जिनका परफेक्ट नहीं है भाई, अंदर के डिटेल्स आप प्रॉपर नहीं लिख पाओगे तो पॉइंट्स एक बढ़ा देना। और पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, लॉन्ग आपका 2.5 पेज आना चाहिए, ध्यान रखना, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप लेके भी जा रहे हो तो मैक्सिमम 3, उससे भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जाने का मतलब एग्जामिनर समझ जाता है भाई आप डिटेल्स ज़्यादा लिख रहे हो। लॉन्ग की शॉर्ट्स की जब बात करते हैं तो 1.5 पेज, ये एक प्रॉपर पैटर्न है पॉइंट का भी एंड पेज का भी। इससे आप एकदम एग्जैक्ट एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। अब जब मैं पॉइंट्स की बात करूंगा, रीड आप लोगों को करना है, पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। पहले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं भाई, तो प्रॉफिट तो सबसे पहले ही देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट की ही बातें की जाएंगी सर। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। क्लियर है कि नहीं? वही, क्योंकि आप भाई जो फंड का पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो ये चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है। कैपिटल बस्टिंग कैन हेल्प दिस सेलेक्ट, क्योंकि ये हेल्प करता है सेलेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फंड्स अवेलेबल टू द फर्म्स। क्लियर है कि नहीं? आगे का डिटेल्स आप पढ़ लेना, काफ़ी इजी है। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हेल्प करता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। जैसा मैंने बताया, जब आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हो तो प्रॉपर हर एक, जैसे जो भी सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स अपने पास अवेलेबल है उसको भाई प्रॉपर प्लानिंग करते हो, फिर एनालिसिस करते हो, फिर इवेल्युएट करोगे, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आप करते हो। क्लियर है कि नहीं है? द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये टाइम लगता है। एट इट टेक्स सेवरल ईयर्स फॉर दी, क्योंकि बहुत सारा साल लगने वाला है। जैसा मैंने बताया भाई, ये पैसा मैंने इधर पे फंसा दिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो तुरंत रिटर्न उसका मिलने वाला है। भाई कुछ टाइम लगेगा, कुछ मंथ लग सकते हैं, कुछ ईयर लग सकते हैं।
क्लियर है कि नहीं है? डिटेल्स आगे पढ़ लेना जरा। एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल होने चाहिए, मतलब जैसे ये इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर मेरे बढ़ते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके लिए प्रॉब्लम का काम है भाई, आपका ही जेब से जाएगा ना। अब जैसे कोई मैंने मोटर व्हीकल ले लिया, मोटर कार ले लिया और उस पर एक्सपेंडिचर हर मंथ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए नुकसान है कि नहीं है भाई, कि ये डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो सकता है जब आपके एक्सपेंडिचर आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो। क्लियर? लाइन पढ़ लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लेना आप लोग। और एक चीज़ यहाँ पे भी क्लियर कर दे कि अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी 31 डेज सीरीज में आपको कवर करा के दूंगा, और 31 डेज़ की सीरीज में एक एक डे का अलग अलग नोट्स आपका बने दिखेगा। और नोट्स की रिक्वायरमेंट किसी बच्चे को होगी तो ये जो नंबर आपको शेयर किया गया है, इस नंबर पे भाई इकोनॉमिक्स के नोट्स का जो एक चार्ज रखा गया है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, इतना पे करना है। चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, दोनों ही इसी नंबर पे 8452020551 पे कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद आपको शेयर हो जाएगा कंप्लीट 31 डेज सीरीज। क्लियर है? PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज किसी बच्चों को लग रहा है सर चार्ज बहुत ज़्यादा रख दिए हैं, तो आप ऑप्शन भी दे रहे हैं ना भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट करना है तो नोट भी करते चलो। क्लियर है कि नहीं? दोनों बच्चों को ऑप्शन दिया है। लग रहा है किसी को सर ने ज़्यादा चार्ज रख दिया है तो ऑप्शन है कि भाई नोट करते हुए चलो आप लोग। चलिए ये पॉइंट आई होप हर एक बच्चे ने अगर नोट किया होगा तो। चलिए ये सेकंड पॉइंट्स भी स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो करना है तो। एंड ये आपका फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? आई होप। स्क्रीनशॉट में साइड हो जाता हूँ आपका। मीनिंग डेफिनेशन भी देख लो ज़रा। 3 पॉइंट्स हो गए, चलिए आई होप हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सब ये तो बहुत इजी टॉपिक्स है। अब सपोज यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे डिजिटल बोर्ड सेटअप कर दिया भाई, एसी ले लिया, पीसी ले लिया, मतलब कंप्लीट एक सेटअप करवा दिया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? अब ये सोचो कि भाई कल को मेरा ये बिजनेस, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया लॉस में जा रहा है, तो उतना पैसा जो मैंने लगाया था वो रिटर्न मिलने वाला है क्या? सर नहीं, क्योंकि भाई एक बड़ा अमाउंट मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो मतलब रिवर्सेबल नेचर का नहीं है भाई, इरिवर्सेबल है। और अगर रिवर्स होता भी है तो 6 लाख का चाहिए, 6 लाख रुपए नहीं मिलने वाला है, उसमें मेरा लॉस होने वाला है। तो आपको ही पता है भाई, अगर ये मैंने 2 लाख का खरीदा तो 2 लाख में कोई क्लासेस या फिर कोई थर्ड पार्टी आके थोड़ी लेगा इसको, सीधा सिर्फ 50% 40% पे लेगा इसको। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट है। लाइन रीड कर लेना आप लोग, क्योंकि देखो लाइन तो ईजी है, वही चीज़ें लिखी गई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन वंस मेड, अगर आपने एक बार कर लिया, आर नॉट इजिली रिवर्सिबल विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस, होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। व्हेन वंस फंड इज कमिटेड इन ए प्रोजेक्ट दे आर टू बी कंटिन्यू टिल द एंड, लॉस और प्रॉफिट नो मैटर। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई, अब चाहे मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब चाहे पर मंथ का कुछ पेमेंट मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपको अब झेलना पड़ जाएगा उधर पे उस केस में। देयरफॉर ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड मेड, मतलब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ध्यान से देखो वही लिखा है, कोई हार्ड वर्डिंग मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट बात हो रही भाई क्रूशियल डिसीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अब आपका ये जो डिसीजन होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होते हैं भाई, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा सर, कितने टाइम में, पता नहीं कितने बच्चे कनेक्ट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, कैसा चलेगा मिस क्लासेस कि नहीं होगा, काफ़ी चीज़ें इफेक्ट डालेंगी। तो मतलब ये डिसीजन इतना आसान नहीं है भाई, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद बहुत केयरफुली डिसीजन लिया जाता है कि करना चाहिए, वो पैसा वहाँ पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। रीड कर लेना आप लोग। क्लियर है कि नहीं? इंफॉर्मेशन फ्लो, अब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अगर मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया होता तो सिंपल सी बात ये बताता है भाई, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो का क्या मतलब होता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो सर मुझे मंथ का 10,000 यहाँ से रिटर्न मिलने वाला है भाई, कि 12,000 मिलने वाला है, कि 15 मिलने वाला है, कि 20,000 मिलने वाला है, कि या फिर इंक्रीमेंट होने वाला है, या फिर फिक्स आपका हो जाएगा भाई 10,000 पर मंथ ही मिलेगा। मतलब ये इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मुझे कि पर मंथ कुछ इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए। उसी बेस पे तो आप लगाने वाले हो पैसा ना, उसी बेस पे तो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसका मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट में आप ये चीज़ करने जा रहे हो उसमें ये मीन्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाई कि आपका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? पढ़ लेना आप लोग, कैपिटल बस्टिंग ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर होगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिल्कुल है, रिस्क है,
बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इतना बड़ा कहीं भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करने जाते हो तो रिस्क फैक्टर निकल के आता है। जैसे मैं अगर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चीज़ किया हो तो काफ़ी बड़ा रिस्क लिया हो। एंड अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई पर मंथ आपको इतना ही पैसा मिलने वाला है, पर ईयर इतना ही पैसा मिलने वाला है, ये भी फिक्स नहीं है। कभी कम भी मिल सकता है, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कहीं भी नहीं भी मिल सकता है, जो कि मेरे साथ होता है। भाई किसी मंथ यूट्यूब के थ्रू पेमेंट आ जाता है, किसी मंथ पेमेंट ही नहीं आता है, आपको पूरा मंथ ऐसे ही काम करना पड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू टाइम फैक्टर, अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकवरेबल ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। अब ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया तुरंत रिटर्न मिलने वाला है कुछ मंथ में, नहीं पॉसिबल है भाई, टाइम लग जाएगा, ईयर भी लग सकता है भाई, 1 साल तो नेक्स्ट ईयर हो ही जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा वो तो डिसाइड करेंगे, मीन्स डिसाइड होगा भाई कैसा चैनल चल रहा है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट को आपको इम्प्रूव कर देगा अगर एक अच्छा डिसीजन आपने किया है तो। क्योंकि देखो जो भी पैसा मैंने यहाँ पे फंसाया है, मीन्स लगाया है, अगर चल गया, मीन्स कॉन्सेप्ट आपका चल गया, वही फ्लो आपका अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा, प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा। सही डिसीजन आप करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स कंपनी को होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है। इफेक्ट ऑन दी अदर प्रोजेक्ट, इसका मतलब आप समझ सकते हो। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता दूँ कि जितना भी फंड मेरे पास अवेलेबल था उस टाइम पर, जैसा मैंने बताया कि भाई 5 से 6 लाख रुपये कंप्लीट जितना भी पैसे मेरे पास थे पूरे पैसे मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए। अब जो देखो और मेरा कुछ काम था, जैसे एग्जांपल आप समझो भाई प्रैक्टिकल, कि मुझे एक बाइक भी लेनी थी तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसका जितना फंड मेरे पास अवेलेबल था वो पूरा पैसा मैंने अपने स्टूडियो में, मतलब ये जो सेटअप किया गया है यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसा कंपनी में भी होता है, कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है तो और कोई अगर प्लान किया है तो भाई वहाँ नहीं लगा पाओगे पैसा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे फंस गया है भाई लॉन्ग टर्म असेट में। क्लियर है कि नहीं? तो अदर प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ जाएगा हमारे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप किया तो यहाँ पे सेकंड चैनल पे अगर आपको पता होगा तो सेकंड चैनल पे हमारे 2 से 3 टीचर कनेक्ट हैं, मतलब मैं लोगों को जॉब भी दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? और अगर अच्छी इनकम हो रही है, अगर अच्छी इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी दूंगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी दूंगा, मतलब जो भी काम कराऊंगा एक जो आपका फीस होता है वो फीस भी दे रहा हूँ, टैक्स भी पेमेंट कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा हूँ, लोगों को जॉब भी दे रहा हूँ, तो जिससे इंक्रीमेंट होगा पर कैपिटल इनकम में। ये सब बेनिफिट्स हो रहे कि नहीं है नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से? है। पॉइंट्स कितने लिख के दिए? देखो 10 पॉइंट से। आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे या फिर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का लेके चलने वाले हो तो ध्यान रखना इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। ये क्यों बताया जा रहा है? देखो कितना नोट करना है, सिर्फ आपको मीनिंग एंड उसके पॉइंट्स, मीनिंग पॉइंट्स करना है। जब डे 2 की क्लास आप वीडियो देखने जाओगे, सबसे पहला काम है कि 5 मिनट आपको टाइम देना है डे 1 की क्लास को। ध्यान रखना इसका रिजल्ट आपको इकोनॉमिक्स की 31 डेज सीरीज होने के बाद आपको बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि आपको मीनिंग 5 मिनट का टाइम देके रिवीजन और पॉइंट्स सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पॉइंट्स पढ़ना है। कितने पॉइंट्स? जो आप देखो कि भाई जिसका डिटेल्स ईजी था 8 पॉइंट्स, मैक्सिमम 8, पूरा 10 नहीं पढ़ना, 8 कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो पॉइंट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स थोड़े से याद करने के लिए इजी मीन्स कर दिया है। जैसे ये जो आई से स्टार्ट है उसको एक साथ रखा, ई से स्टार्ट होने वाले 2 को एक साथ रखा है, तो 5 पॉइंट आपके ऐसे हो जाते हैं। अदरवाइज जैसा भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कवर कर लेना। बट मेरा सजेशन है जो एवरेज बच्चे हो ज़रूर मीनिंग एंड पॉइंट्स को साथ में रखना, मीनिंग एंड पॉइंट्स को साथ में रखना आप लोग। क्लियर है कि नहीं? इससे आपका बेनिफिट्स काफ़ी हो जाएगा कि आपका इजीली 1 मंथ में कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो मीन्स पॉजिटिव, एंड जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके एक छोटी सी आपसे डिमांड है कि भाई चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे जो आपके फ्रेंड सर्कल है ना, कॉलेज वाले या फिर दूसरे कॉलेज में भी कहीं भी कांटेक्ट हैं, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको मैथ्स का कंप्लीट बेनिफिट देखने मिल रहा है, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सेशन लेके आ गए हो भाई, 2 सब्जेक्ट का क्लियर बेनिफिट आपको दिख रहा है भाई, कंप्लीट सेशन कंप्लीट लेक्चर्स आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ मैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करेंगे डे 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।